students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today we are again here with a new chapter of class 5th, which is chapter number 14, the moon and eclipses. Okay? So first of all, we are having the topic the moon. Okay? See, the moon is the closest heavenly body of the earth. It is the only natural satellite of the earth. It revolves around the earth and rotates on its axis. It completes its one rotation in about 29 whole 1 by 2 days, and it takes almost the same time to complete one revolution. So moon क्या है? हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी, एक ऐसी हेवनली बॉडी जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ओके, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पर। रोटेशन कब? अबाउट 29 होल 1 बाई 2 डेज में जाकर जो मून की रोटेशन है वो कंप्लीट होती है, और ऑलमोस्ट इतना ही टाइम हमारा मून रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी लेता है अराउंड दी अर्थ। नाउ मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये शाइन करता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। सन की जो रिफ्लेक्टेड लाइट इस पे फॉल करती है उसकी वजह से ये आपको ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है इन द नाइट स्काई। यानी कि व्हाट की उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लस उसके साथ देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। 3,84,400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इतना डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, बिटवीन द अर्थ एंड द मून। Okay, there is no atmosphere on the moon, that the astronauts footprints on the moon will remain there for centuries. क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं मून सरफेस पे, उनके जो फुटप्रिंट्स हैं मून पर, वो वहाँ पे सेंचुरीज के लिए एज इट इज रहते हैं। नाउ द सरफेस ऑफ द मून, मून का सरफेस। सो जो मून का सरफेस है वो अनइवन है, उसमें हिल्स, माउंटेन्स, वैली सब कुछ है, काफ़ी बड़े बड़े होल्स है मून के सरफेस पे जिनको क्रेटर्स कहा जाता है। और यही क्रेटर्स किसकी वजह से बने हैं? मीटरॉइड्स के कॉलिजन से, ठीक है ना। जब मीटरॉइड्स, ये भी एक तरीके के हेवनली बॉडीज है, ये और जो मून है आपस में कोलाइड करते हैं, कोलैप्स होते हैं, उसकी वजह से ये क्रेटर्स जो है, बड़े बड़े होल्स है, वो मून सरफेस पे बन चुके हैं। मून किसका? रॉक एंड ड्राई सॉइल का बना हुआ है, ठीक है। नो वाटर एंड एयर ऑन द मून, क्योंकि वहां पे कोई वाटर एयर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और एब्सेंस की एयर की वजह से ही वन कैन नॉट लिसन एनी साउंड ऑन द मून, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए मून सरफेस पर कुछ सुनाई ही नहीं देता, वहाँ पे कोई साउंड ऑडिबल नहीं होती है। बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है जो कि कॉमनली एयर होता है, और वहाँ पे एयर की एब्सेंस की वजह से नो साउंड इज ऑडिबल। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसीलिए जो मून का टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है वेरी क्विकली। ड्यूरिंग द डे टाइम पे वहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट है, नाइट टाइम पे एक्सट्रीमली कोल्ड है। एस्ट्रोनॉट्स जो आपके मून पे जाते हैं उनको स्पेशल स्पेस सूट्स पहनकर जाना पड़ता है, सो दैट वो वहाँ के चेंजिंग टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सके। नाउ वी कम टू द टॉपिक फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो एज वी ऑल नो द मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। मून क्या अपनी शेप डेली चेंज करता है, ठीक है। सेम शेप का, कांस्टेंट शेप का मून हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। आप किसी दिन क्या देखोगे कि मून बिल्कुल फुल सर्कुलर शेप में है, फिर कुछ दिन आपको हाफ मून दिखता है, कुछ दिन आपको बिल्कुल ही दिखता ही नहीं है। तो ये जो चेंजिंग शेप है मून की जो हमें अर्थ सरफेस पे दिखती है, इन्हीं चेंजिंग शेप्स को क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ द मून। सो एक्चुअली ये जो चेंजिंग शेप्स हैं वो किसकी वजह से है? उसके लाइटेड पार्ट की वजह से। एज वी ऑल नो मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है, और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो अब ये सन की कौन सी लाइट, सन की लाइट मून के कौन से पार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें अर्थ सरफेस से कौन सी विजिबल है, उतना ही पार्ट हमको मून पे दिखता है। सॉरी, अर्थ सरफेस पर मून का विजिबल होता है। ये जो चेंजिंग शेप आपको दिख रही है वो सिर्फ वो पार्ट है जो लाइटेड पार्ट है मून का बिकॉज ऑफ द सन लाइट। अब जो फेजेस है मून के वो कौन कौन से? फुल मून, वैक्सिंग क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रेसेंट, न्यू मून, वेनिंग क्रेसेंट, लास्ट क्वार्टर, वेविंग गिबर्स, अगेन फुल मून। ओके, ये सारी क्या है? डिफरेंट फेजेस है मून के। व्हेन यू सी द मून कंप्लीटली राउंड इट इज कॉल्ड द फुल मून। व्हेन यू डू नॉट सी द मून एट ऑल इट इज कॉल्ड द न्यू मून। जिस दिन आपको फुल मून देखने को मिलता है, फुल मून कब होता है? जब राउंड बिल्कुल कंप्लीट सर्कुलर आपको दिखेगा, उसे फुल मून कहा जाता है। और जिस दिन आपको जो मून है वो दिखता ही नहीं है, डज नॉट अपीयर एट ऑल इन द स्काई, दैट इज नोन एज न्यू मून। ओके, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अराउंड 15 डेज का टाइम पीरियड लगता है फुल मून टू न्यू मून टू फुल मून।
ओके, चलो। और नेक्स्ट वी कम टू ग्रेविटी ऑफ द मून। मून पे भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है? द फोर्स बाय विच वन हेवनली बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर हेवनली बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू एक हेवनली बॉडी किसी दूसरी हेवनली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको ग्रेविटी कहा जाता है। सो जो मून पे ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम लेस है, यानी कि जितनी अर्थ पे ग्रेविटी है उससे 1/6 टाइम्स लेस है द ग्रेविटी ऑन द मून। यानी कि अगर एक मैन का वेट 90 केजी है ऑन द अर्थ सरफेस, सो उसका वेट मून पे जाके कितना होगा? केवल 15 केजी। इसीलिए वॉकिंग ऑन द मून इज वेरी डिफिकल्ट। वन कैन फ्लोट और जंप ऑन द मून। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इससे वहाँ जाके क्या होता है, एक पर्सन का चलना जो है, उसका वॉक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप मून सरफेस पे क्या करने लगते हो? फ्लोट करने लगते हो। ठीक है। नेक्स्ट बिकम द टॉपिक टाइड। The rise and fall of water in the seas and ocean due to the gravity of the moon is called a tide. There are two types of tide, low tide and high tide. जो सीज और ओशन में वाटर है वो क्या राइज एंड फॉल, कभी काफी ऊंचा जाता है, कभी नीचे आ जाता है। सो ये जो राइज एंड फॉल आता है सीज एंड ओशन वाटर में, किसकी वजह से? मून की ग्रेविटी की वजह से। इनको टाइड्स कहा जाता है। बेसिकली दो टाइप की टाइड्स होती हैं, एक होती है लो टाइड और दूसरी है हाई टाइड। सो when the water in the seas or ocean rises or attracts upward, it causes high tide. जब ओशन और सी का जो पानी है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ राइज होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको हाई टाइड कहा जाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज टू हाई टाइड्स एवरी डे। जो अर्थ की रोटेशन है इसकी वजह से दो हाई टाइड्स एवरी डे कॉज होती हैं। इन द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। और वो एरिया जो दो टाइड्स के बीच का होता है वहां पे हमेशा लो टाइड का फॉर्मेशन होता है। लो टाइड में क्या होता है? वाटर लेवल क्या होता है? नीचे की तरफ फॉल होता है ना। और जो हाईएस्ट टाइड है वो कब आती है? जिस दिन फुल मून नाइट होगी उस दिन सबसे हाईएस्ट टाइड अगर होती है। तो टाइड्स काफी यूजफुल है नेविगेशन एंड फिशिंग के लिए। हाई टाइड में जो शिप्स है वो इजीली क्या होती है? पोर्ट तक आ जाती है। लो टाइड में वाटर क्या होता है? शोर से पीछे की तरफ जाता है, जिसमें थोड़ा सा सेलिंग करना मुश्किल हो जाता है। ओके, चलो, दिस इज लो टाइड एंड दिस इज हाई टाइड। Now next we come to eclipses. Eclipses क्या है? The phenomena when one heavenly body moves into the shadow of another heavenly body. एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी की शेडो में चली जाती है, मूव करती है, उसको आप एक्लिप्स कहते हो। एक्लिप्सेस किसके? अर्थ और मून के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ क्या होता है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो बोथ ऑफ देम कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, जिसकी वजह से दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, अर्थ की भी और मून की भी। सो एट अ सर्टेन टाइम द मून, द अर्थ एंड द सन फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कॉजेज एन एक्लिप्स। सो कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आता है जब सन, अर्थ और मून तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। एक्लिप्स टू टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मून आपका सन और अर्थ के बीच में आता है, तब आपका सोलर एक्लिप्स होता है। मून क्या करता है? सनलाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है और उसकी शेडो आपको कहाँ? अर्थ पर देखने को मिलती है। मून मूव्स आउट ऑफ दिस पोजीशन, द एक्लिप्स गेट्स ओवर। और जैसे ही मून अपनी पोजीशन से बाहर चला जाएगा, ये जो एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स, ये एंड पर जाता है। कुछ इस तरीके से सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। ठीक है। सोलर एक्लिप्स आपका कंप्लीट या पार्शियल हो सकता है, यानी कि जब सन कंप्लीटली हाइड हो जाता है मून की वजह से, उसको आप कंप्लीट सोलर एक्लिप्स कहते हो। लेकिन जब सन आपका हाइड होता है मून की वजह से लेकिन पार्शियली, उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। हमें सोलर एक्लिप्स को देखना नहीं चाहिए नेकेड आइज से, क्योंकि ये हमारी आई हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट वी कम टू ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स की बात करते हैं। सो ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तब ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स। ठीक है। अब अर्थ क्या है? अपनी शेडो कास्ट करता है मून के ऊपर, क्योंकि अर्थ क्या कर देता है? सनलाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है ना। द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट इज कॉल्ड द उम्ब्रा। वो पार्ट शेडो का जो सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा उसे उम्ब्रा कहा जाता है। और वो पार्ट जो सनलाइट के सिर्फ कुछ पार्ट को ब्लॉक करता है उसको पेन्युम्ब्रा कहा जाता है। ल्यूनर एक्लिप्स आपका कंप्लीट और पार्शियल फिर से दो तरीके का हो सकता है, यानी कि जब मून कंप्लीटली क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा,
ठीक है, when the moon completely is in the shadow of the earth, वो completely क्या shadow, अर्थ की shadow के बीच में होता है, उसको complete lunar eclipse कहा जाता है। लेकिन जब moon partially होता है in the shadow of the earth, उसको partial lunar eclipse कहते हैं। ठीक है, Now next we come to the topic, what? Satellite. Satellite क्या है? Satellite is that heavenly body which revolves around the planet and has no light of its own. The moon is a natural satellite of the earth. एक ऐसी heavenly body जो किसी भी planet के around क्या करती है? Revolve करती है, उसकी अपनी खुद की light नहीं होती है, उसे satellite कहा जाता है। Moon जो है हमारे earth की एक अकेली natural satellite है। अब सैटेलाइट्स आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकती हैं। नेचुरल तो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती होंगी, जैसे कि मून है अर्थ की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जो मैन मेड है, ओके, विच आर मेड बाय ह्यूमन। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में रॉकेट्स की हेल्प के थ्रू लॉन्च किया जाता है। स्पुतनिक 1 जो थी पहली मैन मेड सैटेलाइट थी। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट पहली मैन मेड सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च करी थी 19 अप्रैल 1975 में। उसके बाद से 150 सैटेलाइट्स जो है वो इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या लॉन्च कर चुका है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटर स्पेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए, स्पाई जासूसी करने के लिए, गाइड मिसाइल्स को गाइड करने के लिए। ये सभी डिफरेंट यूजेस हैं किसके? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वी हैव डिस्कस्ड मेनी फैक्ट्स रिगार्डिंग moon and our universe or heavenly bodies. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.